सभी, आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम इसके पार्ट्स एवं आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 98 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद के कुछ आर्टिकल शामिल हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 74, जिसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा, और जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके पश्चात सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे राष्ट्रपति। इसमें सेकंड पॉइंट है कि सलाह पर न्यायालय में जांच नहीं होगी, हालांकि सलाह आधार की जांच हो सकती है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है कि मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री को जोड़कर, लोकसभा की कुल सीट का ओनली 15% होगा। इसको 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया था। इसमें दूसरा पॉइंट है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका यह मतलब है कि मंत्रियों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है इसी में, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इसमें फोर्थ पॉइंट है कि मंत्री को पद की और गोपनीयता की शपथ होती है जो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और जो राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं उसका वर्णन अनुसूची 3 में ऑलरेडी दिया गया है। जो 12 अनुसूची है उसमें से जो तीसरी अनुसूची है उसमें मंत्रियों की शपथ दी गई है। पांचवा पॉइंट है कि कोई भी मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के बाद मंत्री नहीं रहेगा। इसका ये मतलब है कि ऐसा जो मंत्री जो बिना चुनाव लड़े मंत्री पद ग्रहण कर चुका हो, उसको अपने पद को बनाए रखने के लिए, मंत्री पद बनाए रखने के लिए चुनाव लड़कर आना होगा। तो वह मैक्सिमम 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकते हैं, उसके बाद वो मंत्री नहीं रहेंगे, उनका पद छीन जाएगा। चौथा पॉइंट है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते को अनुसूची 2 में दिया गया है, उसी के तहत ही उनको वेतन भत्ते दिया जाएगा। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएंगे। सेकंड पॉइंट है महान्यायवादी का क्या कर्तव्य है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, यह महान्यायवादी का कर्तव्य है। तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार अटॉर्नी जनरल को होगा। चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ये, इनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है और इनको वेतन नहीं दिया जाता है, इनको पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है सरकारी कार्य का संचालन। इसको आर्टिकल 77 से लेकर 78 में दिया गया है। आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर होगी। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। इसमें पॉइंट है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों के बारे में सूचित करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। सेकेंड इसमें पॉइंट है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी जानकारी जो राष्ट्रपति मांगे वो भी पीएम को देना होगा। पहला है कि वह पीएम स्वयं देंगे, सेकंड में है कि राष्ट्रपति अगर मांगेंगे तो पीएम को देना पड़ेगा। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान है।
जिसमें यह कहा गया है कि संसद 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं, लोअर हाउस। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है। इसमें पहला पॉइंट है कि सीटों का आवंटन कैसे होगा। तो राज्यसभा की टोटल 250 सीट है, जो 2 भागों में विभाजित है, 238 और 12। राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधि होंगे और नाम निर्देशित सदस्य 12 होंगे। सेकंड पॉइंट है कि स्थानों का जो आवंटन है वो अनुसूची 4 के तहत होगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान है, उसी के अनुसार होगा। इसमें तीसरा पॉइंट है जो नाम निर्देशित सदस्य हैं वो 4 क्षेत्रों से आएंगे व्यक्ति। पहला है साहित्य, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है कला और चौथा है समाज सेवा। फोर्थ पॉइंट है इनका जो निर्वाचन होगा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। इसमें पहला पॉइंट है कि लोकसभा की सीट। इसमें बोला गया है कि लोकसभा की कुल 550 सीट होती हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहली है 530 सीट, दूसरी है 20 सीट। 530 सीटों को राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और बाकी की 20 सीटों को संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा भरा जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट है कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही होगा। ये लोकसभा के जब बारे में बात होती है, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसकी जो जनगणना है 1971 की जनगणना ली जाएगी। इसको 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था कि 2026 तक जो भी चुनाव होंगे उसमें जो जनगणना की जाएगी 1971 की जनगणना से चुनाव होगा। और इसमें एक और पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का विभाजन में जनसंख्या का अनुपात एक ही होगा। जब राज्य के प्रादेशिक चुनाव होंगे तब उनकी जनसंख्या जब ली जाएगी तो 2001 की जनगणना ली जाती है। इसको 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें तीसरा पॉइंट है जनसंख्या का अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना ली जाएगी। कभी भी कोई भी चुनाव होगा तो उसमें अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना ही ली जाएगी, परंतु कुछ समय के लिए ऐसा रोक लगा दी गई है 2001 में संशोधन करके 2026 तक के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन होगा, ऐसा प्रावधान है। परंतु उसको 2001 में रोक लगा दी गई है। 2026 तक के जो चुनाव होंगे वो पुराने ही डाटा के आधार पर होगा। आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन है। इसमें पहला पॉइंट है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में निवृत्त होंगे। इसमें बोला गया कि राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होगा। लोकसभा का होगा लेकिन राज्यसभा का नहीं। सेकंड पॉइंट है लोकसभा प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक ही है, उसके बाद वो विघटित हो जाएगी। और ऐसा बोला गया है कि ये नॉर्मली 5 साल तक का होगा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती। इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले भी विघटन हो सकता है लोकसभा का। और आपातकाल में 1 वर्ष में एक बार एवं समाप्ति पर उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। इसमें ऐसे समझें कि जब आपातकाल लग जाता है तो लोकसभा को 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे 5 साल है, अभी चुनाव नहीं कराना है, आपातकाल लागू है, तो इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा हर बार कर सकते हैं, एक बार करके 1 साल, एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं।
और अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह 6 माह से अधिक नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन की बात की गई है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि संसद के सदस्य होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और अनुसूची 3 के अनुसार उनको शपथ लेना होगा एवं हस्ताक्षर करना होगा। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होती है और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उसे 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए होती है। और तीसरे पॉइंट में अनर्हता दी गई है जो नॉर्मली होनी चाहिए। आर्टिकल 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का वर्णन है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन आयोजित करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए 6 माह का अंतर नहीं होगा। मतलब सेकंड पॉइंट में राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। आर्टिकल 86 में बोला गया है कि सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। इसमें पहला पॉइंट है कि संसद के एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण कर सकेगा राष्ट्रपति और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। वो चाहे तो एक सदन या दोनों में अभिभाषण करेगा और जब वो अभिभाषण देते हैं तो उन्हें ये अपेक्षा होती है कि सदस्य उपस्थित रहेंगे। सेकंड पॉइंट में राष्ट्रपति संसद के उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या अन्य संदेश किसी सदन को भेज सकेगा और सदन उस पर विचार करेगा। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को इसके आह्वान के कारण बताएगा। इसमें यह कहा गया है जनरली कि कभी भी कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है तो जो पहला सत्र होगा राष्ट्रपति उन पर अभिभाषण देंगे और हर साल में जो प्रथम सत्र होगा उसमें अभिभाषण करेंगे वो। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन है। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउस। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउसेस में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या फिर सदनों की संयुक्त बैठक में या सदन की किसी समिति में जिनमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, यहाँ समिति के बारे में बात की गई है, उसमें बोलने का, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा है। बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत नहीं देंगे। यहाँ मंत्रियों और महान्यायवादी की बात है। आर्टिकल 89 में कहा गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। पहला पॉइंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सेकंड पॉइंट है राज्यसभा उपसभापति चुनेगी और रिक्त होने पर किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। यहाँ राज्यसभा सभापति का चुनाव नहीं करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण राज्यसभा का सभापति होते हैं। आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह पद रिक्त कर देगा। दूसरा पॉइंट है सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 91 में
सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का वर्णन है। इसमें पहला पॉइंट है कि सभापति का पद रिक्त हो या जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तब राज्यसभा का सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। पहले इसमें सेकंड पॉइंट है राज्यसभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, यहाँ बैठक की बात हो गई है, अभी तक तो वैसे नॉर्मल कर्तव्य थे। इसमें बोला गया कि राज्यसभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, अगर वह भी अनुपस्थित रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के द्वारा कोई निश्चित व्यक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा ऐसा बनाया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इसमें पहला पॉइंट है कि राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, और जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। और आर्टिकल 91 के सेकेंड उपबंध वैसे ही लागू होंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा, किंतु वह आर्टिकल 100 में किसी बात के होते हुए भी संकल्प या अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब ये पद रिक्त होंगे तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। आर्टिकल 94 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित विषय की चर्चा है, जिसमें पहला पॉइंट है यदि लोकसभा सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, और किसी भी समय यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। तीसरा पॉइंट है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। परंतु जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद रिक्त नहीं करेगा। आर्टिकल 95 में कहा गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। पहला पॉइंट है इसमें, सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। पहला पॉइंट है अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्त करे वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। सेकंड पॉइंट है लोकसभा की बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियम द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 96 में कहा गया है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, नॉट टू प्रिसाइड। इसमें पहला पॉइंट है लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, और अनुच्छेद 95 के क्लॉज 2 के उपबंध ऐसे प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। इसमें सेकंड पॉइंट है लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।
और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर प्रथमतया मत देने का हकदार होगा। मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकारी नहीं होगा। आर्टिकल 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते के बारे में दिया गया है। इसमें लिखा गया है ऐसा वेतन और भत्ते का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इससे संबंधित कोई उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदेह किया जाएगा। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय का वर्णन है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें पहला पॉइंट है संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवी कर्मचारी वृंद होगा। सेकेंड पॉइंट है संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवी कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी, मतलब रेगुलेशन कर सकेगी। थर्ड पॉइंट है जब तक संसद खंड 2 का उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवी कर्मचारी वृंद में भर्ती और नियुक्ति की सेवा शर्तों के विनियमन बना सकेगा। क्लास में इतना ही। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।